Assalamu alaikum everyone. I'm Naab Nasir. I'm doing my bachelor's in psychology from Namal, Islamabad. सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी कोच को बुला लूँ, हिरा काजी। वेलकम हिरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज का जो हमारा टॉपिक, आज जो हमने ये सेशन रखा है, उस पे हमने डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करनी है। सेशन रखने का मेन मकसद ये था कि हम ऐसे जो हमारे टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम सब ने सुना हुआ है, कहीं ना कहीं हम सब ने, हमें पता है, सुनने में आता है डेली लाइफ में, लेकिन किसी को भी ऐसे जितनी अवेयरनेस नहीं है उन टॉपिक्स के बारे में। तो बिल्कुल, एंड इन द एंड ऑफ द सेशन वील ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं इन टॉपिक से रिलेटेड हम उनको सॉर्ट आउट कर सकें, और फील फ्री टू आस्क एनीथिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इसलिए आज हमने सेशन जो रखा है, हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं मिस्टर आदिल अली, हम उनको अभी बुलाएंगे और हम इन टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। जो हमारे टॉपिक्स हैं, मैं आपको थोड़ा सा उनका इंट्रो दे दूं। हम एक तो बात करेंगे सीरियल किलर्स पे, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स पे और मीडिया वायलेंस पे, क्योंकि एक तो ये टॉपिक आपस में लिंक भी करते हैं और उसके अलावा हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसमें आप लोग अपने क्वेश्चंस भी हमसे पूछ सकते हैं और सब। बिल्कुल, और जैसे हमारा एक टॉपिक है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली लाइफ पे हम ये चीज़ें सुनते हैं ये, लेकिन हमें उस तरह एज सच अवेयरनेस नहीं है इन बातों के बारे में। तो हम आज ट्राई करेंगे कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड मिल जाए। तो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट स्पीकर मिस्टर आदिल अली। ही इज़ अ प्रिजन साइकोलॉजिस्ट एंड फाउंडर ऑफ माहिर नफ्सियात ऑर्गेनाइजेशन. And Mr. Adil Ali is specialized in treating OCD, anxiety, depression, self-injury disorder and adjustment concern. मिस्टर आदिल एक बहुत ही पैशनेट साइकोलॉजिस्ट हैं और उनका अल्टीमेट गोल है कि अपने क्लाइंट्स को हर तरह से हेल्प आउट कर सकें टू लिव अ फुलफिल्ड एंड हैप्पियर लाइफ. Thank you, Hira, for the वेलकम मिस्टर introduction. आदिल। अस्सलाम वालेकुम सर. Walaikum salam. Thank you so much for having me. यू वेलकम. तो हम लोग अपनी बात स्टार्ट करते हैं क्रिमिनल बिहेवियर से, ठीक है। जैसे कि हिरा ने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है कि मिस्टर आदिल जो हैं वो प्रिजन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं. साइकोलॉजिस्ट हैं। तो हम यहाँ से अपनी बात स्टार्ट करते हैं। उसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम ये पूछना चाहेंगे कि क्रिमिनल बिहेवियर के पीछे मेन रीज़न क्या होता है। जी, सो मैं आप थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका पहला सवाल जो है वो काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव और काफ़ी मुश्किल सवाल है। सो क्रिमिनल बिहेवियर के पीछे होता है कि सो क्रिमिनल बिहेवियर बेसिकली सबसे पहले ये समझें कि क्राइम क्या है। क्राइम इज़ बेसिकली एनीथिंग जो कि हम पाकिस्तान पीनल कोड के तहत जो जिसको डिक्लेयर किया गया है कि इट्स नॉट अलाउड टू डू इन पाकिस्तान या वर्ल्ड वाइड भी लॉज के अकॉर्डिंगली। लॉज की डेफिनेशन है, एरिया टू एरिया चीज़ वेरी भी करती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि काफ़ी जनरलाइज है पूरी दुनिया के अंदर। फॉर एग्जांपल, किसी को मर्डर करना इज़ अ क्राइम बाय लॉ। और इसके अलावा क्यों लोग करते हैं क्राइम, इसके पीछे वजह क्या होती है? सो इसके पीछे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक क्राइम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द जीन्स एज वेल। जेनेटिक्स के अंदर ये चीज़ रन करती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत ढेर सारे, पेरेंटिंग से शुरू करें आप, एक बच्चा जो इन्फेंट है वहाँ से कहानी शुरू होती है, उसकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट कैसे कर रहे हैं, उसकी आप पेरेंटिंग कैसे कर रहे हैं, वो क्या चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा है अपने इर्द गिर्द, अपने बड़ों को देख रहा है, वो बड़े क्या करते हैं, क्या उसके इर्द गिर्द किसी किस्म का अब्यूज़ हो रहा है या उसके इर्द गिर्द किसी किस्म का कोई मसले मसाइल चल रहे हैं। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड, ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन्फ्लुएंस अ पर्सन, और वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरफ चलते रहते हैं और अल्टीमेटली वी कम अप विद अ पर्सन जो कि किसी किस्म का बड़ा क्रिमिनल है। सो इट डजंट हैपन ओवरनाइट, देयर इज़ नो सिंगल कॉज फॉर इट। अगर आप ये कहें कि बिकॉज उसके अंदर कोई ख़ास जीन्स थी या किसी का अगर फादर क्रिमिनल था तो ज़रूरी है कि बच्चा भी क्रिमिनल होगा, इट्स नॉट ट्रू। और क्या ये बात ठीक है कि किसी घर में अगर आप बच्चा पला बड़ा है जहाँ पे उसके इर्द गिर्द टोटल क्राइम था, तो इज इट 100% एब्सोल्युटली ट्रू कि वो बच्चा भी क्रिमिनल होगा? इज ऑल्सो नॉट
टू. सो बेसिकली देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स हर बच्चे के लिए, हर बंदे के लिए, जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं और उसको शेप करते हैं क्रिमिनल बनने की स्टेज तक पहुंचने तक. जी जी, तो मिस्टर आदिल, एक मिथ है I hope सीरियल that किलर्स को answers your लेकर question. कि Yes. सीरियल किलर्स जो होते हैं वो यूजुअली दे आर ऑल मेल, तो इस मिथ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? So serial killers are all males. So serial killers, सबसे पहले तो ये चीज कि serial killer होता क्या है. Serial killer ये होता है कि जो शख्स multiple times किसी murders में involve हो. So 1 murder, 2 murder, 3 murder. So when they get released, recidivism बहुत ज़्यादा होता है. वो multiple times engage होता रहता है crime के अंदर. So they keep on doing that. So उसको serial killer कहते हैं. Serial killer जो है वो ज़्यादातर males होते हैं. So crime की जो ज़्यादातर आप देखें रेशो पूरी दुनिया के अंदर वो males में ही ज़्यादा है, और ज़्यादा टेंडेंसी मेल्स के अंदर ही है. अगर आप देखें ख़वातीन के अंदर भी होती है, लेकिन हर जगह पर ख़वातीन का जो पोर्शन है वो काफ़ी कम है. उसकी डिफरेंट वजूहात हैं, और ज़्यादातर बिकॉज आपका जो जिस तरह हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी के अंदर जो मर्द हैं वही ज़्यादातर आपको बाहर नज़र आते हैं लेन देन में, सारे मामलात के अंदर डोमिनेंसी है, बिकॉज वी आर अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी. सो इसी तरह से क्राइम में भी वी आर मेल डोमिनेंट उसी तरह से अकॉर्डिंगली, बिकॉज उनका रोल ज़्यादा है तो वो आपको ज़्यादा नज़र आते हैं. बट देर आर एग्जाम्पल्स वर्ल्ड वाइड, आप पूरी दुनिया में देखें जो फीमेल्स के अंदर भी हैं ये चीज़ें, सीरियल किलर्स भी हैं, और मतलब हर तरह के क्राइम में इन्वॉल्वमेंट उनकी है. पाकिस्तान में भी इवन यू सी मर्डर्स में हैं, और हर तरह के क्राइम के अंदर यू फाइंड फीमेल्स. थैंक यू. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जो सीरियल किलर्स होते हैं या तो वो मेंटली इल होते हैं. बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि या तो वो मेंटली इल होते हैं या वो इवल जीनियस होते हैं. तो क्या ये ज़रूरी है कि किसी भी क्रिमिनल एक्ट के पीछे या तो कोई मतलब मेंटल इलनेस है या कुछ, इस पे क्या So कहेंगे आप? basically mental illness depends on what we call mental illness. ठीक है, तो अगर एक पर्सनालिटी जो कि एक एंटी सोशल पर्सनालिटी है, so that is basically इनमें आपको नजर आती है कि इनके अंदर majority of the times they are anti social होते हैं majority of the times. फिर evil geniuses, yes they are geniuses, because obviously किसी को शख्स जो who has to deceive the law again and again, उसको उसने अपने लीगल सिस्टम के अंदर दे केम इनटू द लीगल सिस्टम, दे गॉट रिलीज्ड, बाहर निकल गए, दोबारा एक और बंदे को मर्डर किया, राइट? या दे केप्ट ऑन डूइंग दिस विदाउट गेटिंग इन द रेंज रीच ऑफ लॉ, पुलिस से बच के और सारी चीज़ों से. इट टेक्स अ लॉट ऑफ जीनियस, ऑब्वियसली इंटेलिजेंस चाहिए. हर बंदे के बस की बात नहीं है कि मैनिपुलेट करना इस चीज़ों को. आप इवन अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो ड्रग एडिक्ट्स मैं देखता हूँ, सो दे आर इवन वेरी मच जीनियस. मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को, बिकॉज वो आपको मैनिपुलेट कर जाते हैं. आप उनसे पूछें क्या आप ये क्या करेंगे पैसों का, घर से वो शुरू करते हैं अपनी पैसे चोरी करना, बिकॉज ऑब्वियसली जो एडिक्ट्स होते हैं तो उनको पैसे चाहिए होते हैं अपना नशा पूरा करने के लिए, बाय करने के लिए चीज़ें. सो वो शुरू करते हैं यहाँ से कि अच्छा ठीक है मुझे फलानी जगह पैसों की ज़रूरत है, अगर मुझे वहाँ उसके लिए आप पैसे दे दें. फिर वो करते करते दे कीप ऑन मैनिपुलेटिंग, और विद द पैसेज ऑफ टाइम दे ग्रो, और अल्टीमेटली वो बड़ी चीजें कर जाते हैं. सो जीनियसेस तो हैं ये सारे लोग. जो क्राइम है ये इज अ जीनियस टास्क. हर बंदा जो है ना वो इजीली इसके अंदर नहीं, बिकॉज आपको लॉ को एक जो नॉर्म्स हैं उसके अगेंस्ट जाना है, राइट? सोसाइटी में नॉर्मल नहीं है क्राइम. बिल्कुल. जी तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स से रिलेटेड. पर्सनालिटी डिसऑर्डर जैसे आप जानते हैं मिस्टर आदिल, आपको पता ही होगा कि इट्स अ वेरी सीरियस इशू. लेकिन आज भी पाकिस्तान में इसका रेट 43.8% है, लेकिन हमारे यहाँ कोई इसको सीरियस नहीं लेता. जैसे अभी भी आजकल के दौर में भी किसी को अगर कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाए, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, तो लोग उसको आज भी जिनों भूतों इनसे रिलेट करते हैं. तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि लोग इसको सीरियस क्यों नहीं ले रहे अगर इतनी तादाद में लोगों को है ये. So first of all, I think आपने मैं आपको करेक्ट करूंगा. आपने कहा स्किज़ोफ्रेनिया इज आल्सो पर्सनालिटी डिसऑर्डर. सो नो, इट्स नॉट अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर. ये एक जनरल मेंटल इलनेस है, साइकोसिस की, जिसके अंदर किसी शख्स का जो रियलिटी से कांटेक्ट है वो लूज हो जाता है, और उसको कुछ हेलुसिनेशंस होना या आवाजें आना या चीजें दिखाई देना. सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन स्किज़ोफ्रेनिया. अच्छा, अब ये होता है कि जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर का आपने कहा, सो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की बहुत सारी टाइप्स हैं. जो क्राइम है बाय डिफॉल्ट, जो लोग ज़्यादातर क्राइम में आते हैं, वी सी के वो लोग एंटी सोशल होते हैं, मेजोरिटी ऑफ देम.
इसका मतलब ये होता है कि उन वो बेसिकली वायलेट करते हैं लॉज को, रूल्स को वायलेट करते हैं, वो फॉलो नहीं कर पाते अथॉरिटी को, या जो अगर आपको बताया कि जी फॉर एग्जांपल छोटी सी मिसाल है, सिग्नल अगर ग्रीन है तो आपने गाड़ी चलानी है, सिग्नल रेड है तो आपने गाड़ी रोकनी है। सो दिस इज अ लॉ, दिस इज व्हाट डिक्टेटेड टू एवरी वन ऑफ अस, हमें सिखाया जाता है। बट दे विल टेंड टू वायलेट दैट, उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे कि हम इसको रेड सिग्नल के ऊपर तोड़ें और जाएं। दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, लेकिन दे डू दिस एट अ बिगर लेवल। अब किसी शख्स को मारना, रेप करना या इस तरह की कोई चीज करना, इट्स ऑल क्राइम्स। लेकिन एंटी सोशल में ये होता है कि दे टेंड टू वायलेट द लॉज। फिर इसके अलावा एक और पर्सनालिटी है डिपेंडेंट पर्सनालिटी। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें ये होता है कि लोग ओवर डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पे। सो फॉर एग्जांपल कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के ऊपर उसको रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, वो बड़ा डिपेंड करता है दूसरे के ऊपर कि हाँ तुम मुझे जरूरी है कि तुम मुझे जो बताओगे या तुम्हें जिस तरह से पसंद है मैं वैसे कर लूंगा। वेरी सबमिसिव काइंड ऑफ पीपल। तो उसको जिस तरह से कोई डायरेक्शन देता है तो दे आर वेरी इजी टू मैनिपुलेट। जिस तरह किसी शख्स ने कहा जी मुझे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई बच्चा है, इज ही हैज दिस डिपेंडेंट पर्सनालिटी, या कोई खातून है शी हैज दिस डिपेंडेंट पर्सनालिटी। तो होता ये कि जो उसका सिग्निफिकेंट अदर है या जिस शख्स की वो बात मानता है, वो जो डायरेक्शन उसको देगा तो वो करना शुरू कर देता है विदाउट थिंकिंग कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे या हाउ वुड दिस इम्पैक्ट द सोसाइटी एज अ होल। वो सारी चीज़ों को ना वो बगैर कंसिडर किए हुए दे कीप ऑन डूइंग दैट। सो डिपेंडेंट पर्सनालिटी भी एक चीज़ है, और इसके अलावा एक और है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी। सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। ये लोग ज़रा इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। इनकी सेल्फ हार्म आप देखेंगे अक्सर इनमें होता है कि बाजुओं पे कट मार रहे हैं अपने आप को ना, जो दे फाइंड प्लेजर इन दैट, अपने आप को कट लगाना और अपने आप को जो है ना वो हार्म करना। इसके अलावा अनस्टेबल रिलेशनशिप्स होती हैं, इनके पैटर्न्स इस तरह के होते हैं कि दे हैव मल्टीपल पार्टनर्स और रिस्क टेकर्स और ये सारा कुछ। सो वी फाइंड दिस और दिस, ये सब कुछ इनके अंदर होता है। सो जनरली जो लोग कहते हैं वो ये कहते हैं कि जी जो क्राइम है इन इटसेल्फ ये मिक्सचर होता है आपके जो ट्रेट्स हैं। सो व्हाट यू हैव इनहेरिटेड, नंबर वन। नंबर टू, हाउ यू आर ब्रॉट अप, आपकी पेरेंटिंग कैसे थी, आपके पेरेंट्स ने आपको कैसे ट्रीट किया। आपने सुना होगा टर्मिनोलॉजी बड़ी कॉमन है, साइकोपैथ्स, राइट? सो साइकोपैथिक जो टेंडेंसीज होती हैं, so it the research tells us कि they can be seen in children as young as 2 years old. So imagine एक 2 साल का बच्चा, उसके अंदर साइकोपैथिक टेंडेंसीज डेवलप हो सकती हैं। सो बिकॉज नंबर वन उसकी जीन्स के अंदर ये भी ये चीज़ थी, नंबर टू उसकी जो पेरेंटिंग है, उसको फर्स्ट ईयर के अंदर जो पहला साल था बच्चे का, पेरेंट्स ने किस तरह से ट्रीट किया, क्या उसको टच किया, प्यार किया कि नहीं किया। सो ऑल ऑफ दिस मैटर्स। अच्छा, इसमें एक और बात ये है कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट अभी भी बहुत लोगों में है कि जी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना, साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना, कुछ भी हो जाए तो खुद ही रहने। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की कोई इंडिविजुअल लेवल पे कोई ट्रीटमेंट है? बंदा खुद किसी तरह से उसको किसी भी उस पर ट्रीट कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे? ना देखिए, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का सो ओवरऑल फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटल इलनेस के अराउंड बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, फॉर दैट रीजन एनी काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि लोग आके कहते हैं कि जी हो इसके पास जाएंगे तो क्या मैं पागल हूँ, ठीक है जी मुझे ये अपॉइंटमेंट क्यों करनी जरूरी है, मैं पागल तो नहीं हूँ, ठीक है। लोग बिकॉज ऑब्वियसली जब आप किसी को अपने रिलेटिव को बताते हैं कि जी वो मेरी साइकोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है, सो इट्स नॉट अ नॉर्म। लोग कहते हैं कि अच्छा तुम पागल हो गए हो, तो मैं क्यों जाना है वहां पर। सो दैट सोसाइटल प्रेशर इन इटसेल्फ लोगों को उस चीज से ट्रीटमेंट लेने से काफी ज्यादा लोगों को इससे डिस्करेज करता है कि वो ट्रीटमेंट की तरफ जाए ना, और रादर वो फिर अवॉइड करते हैं कि अच्छा ठीक है ट्रीटमेंट हमने लेना नहीं है, साइकाट्रिस्ट के पास भी नहीं जाएंगे, साइकोलॉजिस्ट के पास भी नहीं जाएंगे। साइकाट्रिस्ट के बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं कि सोने वाली दवाइयां दे देते हैं, बंदा सारा दिन सोया रहता है तो जब उठेगा ही नहीं तो क्या करेगा। सो नो, दिस इज ऑल रॉन्ग, ये सब कुछ मिथ्स हैं। बिकॉज लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं की होती चीज़ें, बनी बनाई बातें वो एक दूसरे को पास ऑन करते रहते हैं, तो वो फिर इससे ये होता है कि ओवरऑल लोग डिस्करेज होना शुरू हो जाते हैं कि ट्रीटमेंट की तरफ हमने जाना नहीं है। जहाँ तक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का ताल्लुक है, सो ओवरऑल मेंटल इलनेसेस का ट्रीटमेंट होता है। देयर आर थिंग्स जो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं, सेल्फ हेल्प टूल्स होते हैं, सेल्फ हेल्प के लिए
काफ़ी सारे टेक्निक्स भी होती हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देयर आर आल्सो थिंग्स जब चीज़ें ज़्यादा मुश्किल हो जाएं फिर यू नीड टू कंसल्ट अ प्रोफेशनल, फिर उस लिए प्रोफेशनल के लिए आपके पास आपको जाना पड़ता है और प्रोफेशनली फिर आपको उस चीज़ों का ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ता है। जी। अच्छा, नेक्स्ट मेरा आपसे ये सवाल है कि मीडिया का क्या रोल है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की तरफ? अगर हम मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया का कोई लिंक बनता है मीडिया की वजह से, या जैसे अगर हम मीडिया वायलेंस पे भी बात करते हैं उस पे भी हम आएंगे नेक्स्ट, तो उस कोई लिंक है इन दो चीज़ों का आपस में? देखिए, एक चीज़ होती है मॉडलिंग, साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है। जब एक छोटा सा बच्चा है, आपने कभी वो कोट भी सुनी होगी, लोगों की बातचीत सुनी होगी कि जी बच्चे वो नहीं करते जो आप उनको सिखाते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप वो करता हुआ देखते हैं, राइट? दे फॉलो दैट व्हाट दे सी। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसी तरह से ह्यूमंस की जो वर्किंग है लर्निंग की, वो इसी पे बेस है। मॉडलिंग इज अ कॉन्सेप्ट जिसके मुताबिक हम इमिटेट करते हैं चीज़ों को जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। एक छोटा सा बच्चा जब वो हंसता है, तो आप जब किसी को हंसते हुए देखता है तो हंसता है, तो ट्राई टू इमिटेट, ठीक है? तो इन्फेंसी से ही ये चीज़ें शुरू हो जाती है, लोग सीखना शुरू करते हैं बच्चे कि हाउ टू इमिटेट। सो इसी तरह से जब हम मीडिया के ऊपर वायलेंस देखते हैं या किसी बच्चे के सामने आप वायलेंट चीजें दिखाएं उसको, सो दे इमिटेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट है, तो दे ऑब्वियसली टेंड टू लर्न दोज थिंग्स एज वेल, और किसी पॉइंट के ऊपर दे इवन ट्राई टू प्रैक्टिस दोज एज वेल। तो ये चीजें होती हैं। तो दिस इज द सेम रोल मीडिया का भी इसमें इसी तरह से रोल है कि मीडिया का जो कॉन्सेप्ट है कि जी मीडिया के ऊपर अगर आप उसको ज्यादा वायलेंस दिखा रहे हैं बच्चों को, बड़ों को, सो व्हेन दे सी वायलेंस दे थिंक दैट इट इज ओके, शायद ये ठीक है, ये नॉर्मल है, बिकॉज मैंने उसको भी करते हुए देखा था। वो जिस तरह से अब हमारे पास जो जो सुपर हीरोज बने होते हैं, राइट? मूवीज के अंदर स्पाइडरमैन को देखा जी, वो उसने जब मार के उसको किसी को कुछ मार दिया, राइट? सुपरमैन ये कर रहा था बच्चों के लिए। सो इवन थिंक फ्रॉम दी कार्टून्स के पर्सपेक्टिव से, कार्टून नेटवर्क पे आजकल क्या दिखा रहे हैं। सो जब वो वायलेंस दिखाते हैं तो बच्चे नेचुरली सीखते हैं कि इसको किस तरह से किया जाए। ये रिसर्चेस हैं इसके ऊपर, तो जो इट्स प्रूवन के अगर कोई शख्स जो है वो बच्चे वायलेंस देखते हैं, सो दे टेंड टू यूज दैट, सो उसको किसी ना किसी फॉर्म के ऊपर, किसी ना किसी जगह के ऊपर दे टेंड टू प्रैक्टिस दोज थिंग्स एज वेल, सो व्हिच इज वेरी डेंजरस हमारे लिए एज अ सोसाइटी। में हम तो इस चीज़ को भी ले सकते हैं ना, जैसे आजकल पबजी बहुत इन है, उसमें क्या है, वायलेंस है, वायलेंट गेम है, उसकी वजह से भी जैसे अब, लेकिन इसमें पेरेंट्स और टीचर्स का क्या रोल हो सकता है? जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं आजकल 24/7, क्योंकि लॉकडाउन भी है, घरों में है, हर बच्चा स्पेशली बॉयज पबजी खेल रहे हैं, उससे इनके उस पर अफेक्ट तो पड़ रहा है ना, तो इसमें पेरेंट्स का और टीचर्स का क्या रोल हो सकता है? देखें, पबजी के ऊपर जो पिछले दिनों में सारे क्रिटिसिज्म हुआ, उसकी वजह यही थी कि द वायलेंस दैट इज बेसिकली प्रैक्टिस इन द गेम। जो गेम के अंदर आप वो सब कुछ खेल ही वायलेंस के ऊपर रहे, तो ऑब्वियसली इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन योर ओन मेंटल हेल्थ एंड ऑन योर ओन पर्सनालिटी एज वेल। अब इसमें जो करने वाली चीज़ें वो आई थिंक ये हैं कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ कुछ टाइम का सेटअप, एक बिकॉज एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन बनानी बड़ी ज़रूरी है। गेम्स इज इम्पॉर्टेंट, आई थिंक बच्चों की लर्निंग डेवलप होती है, बच्चे दे लर्न स्ट्रेटजीज वाली जो गेम होती है कि स्ट्रेटेजिकली मैंने कोई चीज़ सॉल्व कैसे करनी है, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस हर चीज़ को एक लिमिट में किया जाए। अब गेम्स हैं तो उसका कोई टाइम होना बिल्कुल। चाहिए। पेरेंट्स का और टीचर्स का आई थिंक ये बहुत क्रिटिकल रोल है कि इंस्टेड ऑफ कंप्लीटली बैनिंग एन ऐप या किसी किस्म की ऐप को कोई बंद करने से, बिकॉज दैट्स नॉट द सोल्यूशन ना। आप किसी ऐप को बैन कर दे या इस तरह कोई चीज करते हैं, द सोल्यूशन इज टू हैंडल ओवर किड्स बेटर। हमारे बच्चे अगर हम उनको कोशिश करें कि उनके एक रूटीन बनाएं कि अच्छा ठीक है, ये आपने 1 घंटा चीज यूज करनी है, इससे ज्यादा नहीं करनी, या आधा घंटा यूज करनी है, सो दिस इज योर टाइम फॉर गेम्स, दिस इज योर टाइम फॉर रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स एज वेल, ताकि वो आउटडोर भी जाएं। बिकॉज अब वो कॉन्सेप्ट तो खत्म ही होता जा रहा है कि बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए बाहर जा रहे हैं या फुटबॉल खेलने के लिए जा रहे हैं। अब सब बच्चे जो है ना वो घर पे गेम में खेलते हैं। So लॉकडाउन की वजह से this has been reinforced, which has some good side as well, लेकिन again there is importance कि हम एक structured routine में बच्चों को रखें कि उनके सारे दिन की activities define हो। अच्छा मिस्टर आदिल, नेक्स्ट मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि देखिए आजकल जिस चीज़ में वायलेंस दिखाते हैं, ये बैन कल्चर आजकल बहुत ज़्यादा इन हुआ हुआ है, तो आपके ख्याल से इज इट द राइट थिंग टू डू कि जैसे पबजी को अभी रिसेंटली बैन किया गया था, तो क्या इस वजह से ये हेल्प करता है हमें इस चीज़ में?
आई पर्सनली मीडिया थिंक वायलेंस कि को रोकने में? हाँ, आई पर्सनली थिंक कि जब आप किसी चीज को बैन करते हैं तो कई लोग उसकी तरफ इस वजह से चले जाते हैं कि देखने के लिए जाते हैं कि अच्छा ये बैन क्यों की गई थी इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है, एग्जैक्टली, दे ये गेट अट्रैक्टेड टू इट। व्हाई वाज इट, हाँ, बिकॉज इट्स मोर फैसिनेटिंग ना। और फिर जी, अगेन इफ यू फाइंड पीपल जो कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी वाले होते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि दे टेंड टू वायलेट द लॉज, ठीक है, जो नॉर्म्स है उसको कोशिश करते हैं कि मैं उसको ब्रेक करूं किसी तरह से, आई फिगर आउट माय ओन वे। तो फिर जब वो वायलेट करने की कोशिश करेंगे तो दे विल फाइंड वेज टू access that thing which was blocked in the first phase. So I think it's more important कि हम बच्चों के साथ वो डिस्कशन करें कि ये इसको हम जो लिमिट कर रहे हैं, टाइम सेट कर रहे हैं बच्चों के लिए कि तुमने ये आधा घंटा ये गेम खेलनी है, ये क्यों कर रहे हैं, राइट? जी, इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव दिस कन्वर्सेशन विद आवर चिल्ड्रन। बच्चों को हम कई दफा कहते हैं कि बस तुमने इधर नहीं जाना, तुमने इधर नहीं जाना, तुमने इधर नहीं जाना, लेकिन हम उनको ये नहीं बताते कि तुमने इधर क्यों नहीं जाना। आई थिंक दिस एग्जैक्टली। डिस्कशन नीड्स टू हैपन कि आखिर क्यों नहीं आपने जो है ना वो सारा दिन गेम क्यों नहीं खेल सकते, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट। मिस्टर आदिल, हमारे पास यहाँ पे ऑडियंस की तरफ से एक क्वेश्चन आया है कि व्हाट ट्रिगर्स पर्सनालिटी डिसऑर्डर? So what triggers personality disorder, we're going back to, I think I'll explain this in biopsychosocial model. So biopsychosocial model ये कहता है कि number one, there are genes that are responsible. कुछ लोगों के अंदर ये टेंडेंसी या ये जीन ज़्यादा होती हैं जो उन्होंने इनहेरिट की होती हैं, कुछ में कम होती हैं ऑब्वियसली। और उसके बाद देयर इज अ साइकोलॉजिकल कंपोनेंट, साइकोसोशल कंपोनेंट्स बेसिकली, कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्या आपकी पेरेंटिंग अगेन उस हिसाब से हुई है कि नहीं, हैव यू रिसीव्ड एनफ अटेंशन एज अ चाइल्ड और नॉट, so what kind of peers do you have, so as a child क्या आपके इर्द गिर्द आपके जो क्लास फेलोज हैं, आपके जो इर्द गिर्द के लोग थे, सो क्लास फेलोज या कोवर्कर्स या आपके इर्द गिर्द जो और बच्चे हैं वो क्या कर रहे थे, राइट? सो ये चीज़ें, सो इट ऑल्सो मैटर्स। उसके अलावा फैमिली के जो इश्यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रोकन फैमिलीज, फिर उसके अलावा जो रिस्क टेकिंग जो होते हैं लोग, फिर वो लोग जो अब्यूज देखते हैं अपने सामने, सो सेक्सुअल अब्यूज जो शिकार होते हैं या जो सेक्सुअल अब्यूज देखते हैं अपने सामने होता हुआ, या फिजिकल अब्यूज फॉर दैट मैटर, सो जो इन चीजों को देखते हैं दे आर मोर प्रोन टू इट। सो देयर इज नो डेफिनेट आंसर टू दिस, बट या देयर आर अ लॉट बंच ऑफ फैक्टर्स दैट आर रिस्पांसिबल फॉर दिस। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि हमारा मीडिया वायलेंस दिखाता क्यों है, या लोग उसको पसंद करते हैं इस वजह से, क्योंकि जो भी अगर वायलेंस दिखा भी रहा है ना, लोग बुरा भला कहेंगे पर वो देखना नहीं छोड़ेंगे, या तो यही हमारी रियलिटी है, हमारी सोसाइटी में यही होता है, इस वजह से मीडिया जो है उसको पोर्ट्रे करता है। देखिए, मीडिया हैज देयर ओन थिंग, उनको अपनी चीज बेचनी है, और अगर उसके अंदर थ्रिल और एडवेंचर नहीं होगा तो लोग क्यों देखेंगे? सो इफ व्हेन यू वॉच द न्यूज, उसमें क्या होता है सारा दिन कि जो उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, मिर्च मसाला लगा के, सो वी टेंड टू बाय दैट, ठीक है ना? इसीलिए वो इंकरेज होते हैं टू कीप ऑन रिपीटिंग दोज थिंग्स। ऑल्दो यस, देयर इज अ सेंसरशिप बोर्ड, अब सारा कुछ हो रहा है कि इसको सेंसर किस तरह से किया जाए, मॉनिटर किस तरह से किया जाए, इसकी बेहतर तरीके से लोगों को, ताकि वायलेंस को बचाया जा सके, लोगों को आम बंदे तक उसकी एक्सेस मिनिमम हो, राइट? बिकॉज अगर आप उसको देखते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम यू गेट डिसेंसिटाइज्ड। हम उसको देखते हैं, बॉडीज को पड़ी हुई डेड बॉडीज, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, डेड बॉडीज को आप लाइव कवरेज दे रहे हैं, राइट? सो ब्लड पड़ा हुआ है हर तरफ, राइट? वो सारा जो एक वायलेंट यू सी अ सीन, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस है, या फिर इस तरह की कोई भी आपको लड़ाई झगड़े की वीडियो है, वो बड़ी वायरल होती है कि जी फलाने ने उसको मारा, और इस तरह से लोग उसको बड़ा इंटरेस्ट से देखते हैं। सो वो देखते हैं और उसके बाद दे टेंड टू अगेन इमिटेट दैट। मॉडलिंग का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया अभी, कि जाहिर है इफ यू continuously are exposed to something, there are chances that you will inherit, या you will get some of that, अपने अंदर भी आपकी पर्सनालिटी के अंदर वो चीजें आना शुरू हो जाती हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी ट्रिकी पार्ट, क्योंकि मीडिया के ऊपर आप वो चीजें दिखा रहे हैं, मीडिया हैज देयर ओन थिंग टू सेल, लेकिन इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी एज वेल। एक और क्वेश्चन है हमारे पास ऑडियंस में से, दैट इज देयर अ रिलेशन बिटवीन मीडिया वायलेंस एंड इमर्जेंस ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर? So media violence and emergence of personality disorders. So जो media violence है, it could trigger a personality disorder, yes. So media violence could trigger something. तो अगर एक शख्स है, he is already prone to it, ठीक है ना, उसके ऑलरेडी जो मैंने कहा जीन्स और बाकी सारी चीजें आर ऑलरेडी मेकिंग हिम और हर मोर वल्नरेबल
टू अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और कुछ जो मेजोरिटी ऑफ द पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है ना, ये बेसिकली आपके अर्ली चाइल्डहुड में ही होते हैं, डेवलपमेंट जिनकी स्टार्ट हो जाती है। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम यू सी के इसकी जो है ना आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं सिम्टम्स या इसकी जो साइंस हैं, यू स्टार्ट सीइंग दोज थिंग्स। बट ये अगेन बहुत अर्ली चाइल्डहुड से, मैंने आपको बताया था कि 2 साल की उम्र में यू इवन फाइंड अ पर्सन, जो बच्चा जो है उसमें साइकोपैथिक टेंडेंसीज आपको नजर आना शुरू हो जाती हैं इफ देयर आर। सो वेरी क्रिटिकल जो आपका अर्ली चाइल्डहुड का पार्ट है। जो लेटर ऑन चाइल्डहुड के अंदर आई थिंक जो आपकी जो एडल्टहुड है उस लाइफ के अंदर आई थिंक मॉडलिंग की वजह से फिर आपका जो गुस्से का एक्सप्रेशन है, हाउ यू कोप विद योर एंगर, राइट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कुछ लोगों के अंदर उनको एंगर कोप करना नहीं आता, एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज होते हैं। जब एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, आपको आता नहीं है कि आप अपने एंगर को एक्सप्रेस किस तरह से करेंगे या इसको कंट्रोल किस तरह से करेंगे, हाउ यू वुड यू कोप विद इट। सो आई थिंक फिर आपके मामला जो है ना वो फिर मुश्किल हो जाते हैं। फिर देयर कम्स अ टाइम एंड स्टेज जब लोग कुछ उनसे कुछ हो जाता है, मर्डर हो जाता है, गुस्से में आके कोई चीज किसी को मार दी एंड दैट पर्सन डाइड, राइट। ऐसी भी चीजें होती है, ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, वो गलती से मर्डर हो गया, राइट, गलती से मर्डर हो गया, उससे 1 सेकंड के अंदर उनसे कंट्रोल नहीं रहा या गन हाथ में जी पकड़ ली और गन का वो ट्रिगर दब गया और फायर हो गया और वो बंदे की डेथ हो गई। सो उसके बाद वो बाकी लाइफ उसको रिग्रेट करते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हैज़ द अमाउंट ऑफ मीडिया वायलेंस इंक्रीज्ड, कि पहले कम था या अब ज़्यादा हुआ है? आई थिंक यस, हाँ। सो अगर आप याद करें, मैं अपना अगर बचपन याद करूं, सो पीटीवी के टाइम पे आप सोचें तो उसके ऊपर तो कभी वायलेंस नहीं दिखाया किसी ने। बिल्कुल। अल्फा ब्रावो चार्ली एंड उस एज को अगर आप याद करें तो नहीं था वायलेंस इतना ज्यादा। ठीक है, अब चूंकि वो ज्यादा हो गया है, ऊपर आपके पास एचडी चैनल्स आ रहे हैं जिसके ऊपर ब्लड पड़ा हुआ ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आता है या ज्यादा क्लियरली नजर आता है। और आई थिंक सोशल मीडिया का दौर है, जो वीडियोस वायरल हो जाती हैं, ठीक है, इट टेंड्स टू रीच द ऑडियंस मोर नाउ। पहले नहीं था इतना ज्यादा, या पहले होता था तो जो इस तरह का इंसिडेंट होता था, फर्स्ट लेट्स से कि किसी का मर्डर हो गया, पहले ये होता था कि जब मीडिया इतना ज्यादा था नहीं तो लोगों को पता ही नहीं चलता था कि यार इस तरह की कोई चीज हुई भी है कि नहीं हुई। जी, अब ये है कि फास्ट मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, इंफॉर्मेशन इज मूविंग मोर रैपिडली, तो हर बंदे को पता चलता है कि जी आज फलाने जगह ब्लास्ट हो गया था, इतना लोगों की डेथ हो गई, आज बिल्कुल। फलाने बंदे हमारे की डेथ हो गई, उसको इसने मर्डर कर दिया। सो हमारे ऑडियंस में से एक क्वेश्चन आया है कि कार्टून्स में भी तो वायलेंस है, उसका क्या इफेक्ट होता है? हम इसको ऑलरेडी एड्रेस कर चुके हैं कि बच्चों के जो कार्टून्स हैं उसके अंदर वायलेंस इज नॉट अ गुड थिंग। देयर इज अ लिमिट ऑफ वायलेंस, तो बेसिकली मेरे ख्याल में होना ही नहीं चाहिए, देयर इज नो पॉइंट। लेकिन अगेन द मीडिया आल्सो नीड्स टू सेल देयर थिंग। अगर वो कार्टून्स के अंदर बिल्कुल सुपरमैन और स्पाइडरमैन अगर किसी को मारेंगे नहीं या किसी को हर्ट नहीं करेंगे तो वो फिर किस तरह से दिखाएंगे कि दिस इज द गुड एंड दिस इज द बैड एंड इन द एंड द गुड विंस, राइट। उनको एक स्टोरी अपनी चलानी है ना, सुपरमैन और स्पाइडरमैन या इस तरह के कोई भी कार्टून्स हैं उसको किस तरह से वो सेल करेंगे, सो दैट इज देयर इशू। लेकिन एट द सेम टाइम यस, अगर कोई बच्चा, और ये तो बल्कि रिसर्च से एक्सपेरिमेंट्स पड़े हुए हैं, सो अगर आप लोग गूगल करें बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, सो दिस इज एन ओल्ड एक्सपेरिमेंट। इसमें यही होता है कि वो लोग दिखाते हैं कि जी बच्चों को एक्सपोज किया गया कुछ डॉल्स के वायलेंस से, क्योंकि बंदे थे कोई डॉल्स को मार रहे थे, सो देयर वाज नो ह्यूमन इन्वॉल्व्ड, बस बंदे किसी डॉल्स को मार रहे थे, आर्टिफिशियल डॉल्स उनको मार रहे थे। और कुछ बच्चों को उन्होंने वो दिखाया, सो लेटर ऑन जब उन बच्चों को कहा कि आप इन डॉल्स के साथ खेलें, सो दे आल्सो स्टार्टेड हिटिंग देम। ठीक है, सी यू अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर के अगर किसी बच्चे को या किसी भी शख्स को आप वायलेंस दिखाते हैं तो इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन देम, और वो दे ट्राई टू लाइक अडेप्ट दोज बिहेवियर्स, और उसके साथ वो सीखना शुरू करते हैं, लर्निंग है ना, वो दे कीप ऑन लर्निंग, और उसके बाद व्हेन दे गेट द चांस, व्हेन दे आर इन अ पोजीशन, तो दे इवन टेंड टू प्रैक्टिस दोज लर्न बिहेवियर्स। जी, हम जो है ऑडियंस में से एक और क्वेश्चन उठाएंगे, जैसे कि मिस्टर आदिल, यू आर अ प्रिजन साइकोलॉजिस्ट, तो एक पर्सन है वो ये पूछना चाह रहे हैं कि हाउ टू ओवरकम जेनेटिक फैक्टर दैट लीड्स टू क्रिमिनल बिहेवियर। I think that's the least that's the part where we have the least control, right? How can you change your genes? इसको एग्जैक्टली। तो मॉडिफाई नहीं कर सकते, जीन्स आर देयर। हम ये कर सकते हैं कि जो बाकी चीजें हैं वो हमारे कंट्रोल में है, सो वी कैन कंट्रोल दोज पार्ट्स। अगर हमें पता है कि लेट्स से एक बच्चा है, तो ओके, सो इसको इस तरह से एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, एक बच्चा है हु हैज अ फैमिली हिस्ट्री
इनकी फैमिली है उसमें मर्डर्स बहुत सारे हुए हैं. सो लेट्स से किसी बैकवर्ड एरिया का कोई बच्चा है जहाँ पे खानदानी दुश्मनियाँ होती हैं, उसके दादा अबू ने काफ़ी सारे मर्डर्स किए हैं, उसके वालिद साहब ने काफ़ी सारे मर्डर्स किए. सो इफ़ वी कैन नॉट रिमूव दैट फ्रॉम हिज जीन्स, राइट. उसके जीन्स के अंदर वो चीज़ है, उसने इनहेरिट करते आ रहे हैं, उसकी पूरी फैमिली के अंदर हिस्ट्री चली आ रही है कि उन लोगों को मर्डर होते हैं उसकी फैमिली में, उनके वालिद साहब ने भी मारे हुए हैं बंदे, उनके दादा अबू ने भी मारे हुए हैं. सो अब उनकी फैमिली के अंदर वो चीज़ चली आ रही है, लेकिन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन चेंज दैट चाइल्ड्स एनवायरनमेंट. उसको सोसाइटी से अगर आप निकाल देंगे सो चांसेस आर के वो हो सकता है ना करे वो क्राइम. कहीं ने लिखा हुआ कि अगर उसके फादर करते थे मर्डर तो लाजमी है कि वो भी करेगा. दैट पर्सन कैन बी द चेंज. अगर हम उसको अप्रोप्रिएट और एक अच्छा प्रोटेक्टिव सा एनवायरनमेंट दे दें तो मे बी वो ना करे, राइट. Yes. जी. So there is another question, which is how can we track our behavior? Like, it's relatively easier for observer, but how can we manage ourselves without getting into self-critic spiral? So I think yes, it's very difficult to find your flaws when you look into the mirror. कुछ लोग Exactly. होते हैं जो they tend to like over criticize themselves, but it can go against your self esteem as well. So अगर आप अपने आप को ज्यादा अपने अंदर ऐप ढूंढना शुरू करेंगे और एरर्स निकालना शुरू करेंगे तो फिर आपकी सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाएगी, मोरल गिर जाएगा. ठीक है. तो इट्स नॉट द मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू कि आप खुद अपने आप को जज करें. इसीलिए आई थिंक पेरेंट्स का रोल होता है. जब एक बच्चा है वो कुछ गलती करता है तो इंस्टेड ऑफ के वो खुद रिकग्नाइज करे इसको, उसके पेरेंट्स उसको बताते हैं, उसके इर्द गिर्द के जो उसके बड़े हैं वो उसको गाइड करते हैं. ठीक है. इसीलिए हमारा जो सोसाइटल सिस्टम है, जो सोशल सिस्टम है फैमिली का, आई थिंक दैट इज सक्सेसफुल इसी वजह से कि जो हमारे बड़े हैं वो हमें करेक्ट करें हमारी चीज़ों को. और फिर अगर कोई शख्स रिकग्नाइज करता है कि मेंटल इलनेस, अगेन मेल अडेप्टिव पैटर्न्स जो होते हैं वो को रिकग्नाइज करता है, तो आई थिंक दैट नीड्स टू बी डन बाय प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं या फिर साइकाट्रिस्ट होते हैं. तो दे फाइंड कि इस बच्चे के लिए या इस बड़े के लिए बिकॉज इसके घर का माहौल ठीक नहीं है. हम लोग अक्सर काम करते हैं फैमिलीज के साथ भी ना, हम लोग फैमिलीज को बताते हैं कि जी घर में आप लोगों को इस तरह के चेंजेस करने की ज़रूरत है ताकि आपके बच्चे की जो है वो ग्रोथ बेहतर हो, या आपका जो जो बड़ा बेटा है उसके लिए या बड़ी बेटी के लिए. तो बच्चों के साथ और उनके जो ओवरऑल उसके फैमिली का इम्पैक्ट है, उसके सोसाइटी का जो इम्पैक्ट है, आई थिंक दैट हैज़ अ लॉट टू डू विद दिस. जो स्पेशली जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उसके साथ तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप काम करें उनके साथ, क्योंकि उनकी फैमिलीज और जो उनका माशरा है जहाँ से वो आ रहे हैं, सो ऑब्वियसली वहीं से वो कल्चर है ड्रग्स का, तभी तो दे आर एबल टू गेट दोज रेगुलरली, राइट. तो फिर अगर आप उसको चेंज कर देंगे तो फिर वो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं. जी. मिस्टर आदिल, अब हम ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, हमारे पास टाइम भी कम रह गया है, तो मतलब ये सारे टॉपिक्स पे आएंगे जो हम जिन पे हम पहले भी बात कर रहे थे. फर्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे जो है, व्हाट इज द रोल ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स टू ओवरकम पर्सनालिटी इश्यूज एंड क्रिमिनल बिहेवियर्स? So mental health professional has a lot to do here. सबसे पहली चीज तो आपने पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स. सो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के अंदर व्हाट वी कैन डू इज मैनेजमेंट. ठीक है. हाउ टू मैनेज दैट पर्सनालिटी. ठीक है. पर्सनालिटी तो है, दैट इज देयर, बट हाउ डू वी मैनेज दैट पर्सनालिटी, इट मैटर्स. सो हम ये करते हैं, स्पेशली जब मैंने कहा कि मैं प्रिजन साइकोलॉजिस्ट हूँ, प्रिजन्स के अंदर हम बिहेवियरल टेक्निक्स यूज करते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए. बिकॉज अगर एक शख्स है, ये मैं आपको अगेन बच्चे की एग्जांपल से समझाता हूँ कि लेट्स से कि एक बच्चा है, उसने आज होमवर्क किया और हमने उसको एक टॉफी दी, सो दैट्स अ रीइंफोर्समेंट. वो बच्चा देयर आर चांसेस कि वो कल भी अपना होमवर्क कंप्लीट करेगा ताकि उसको वो टॉफी मिल जाए, राइट. सो व्हेन अ गुड बिहेवियर इज रिवॉर्डेड इट इज लाइकली टू बी रिपीटेड. सो इसी तरह से व्हेन अ बैड बिहेवियर इज punished it is likely to go away with the passage of time, या उसकी रेपुटेशन कम हो जाती है, इट इज डिस्करेज्ड, राइट. सो हम ये टेक्निक्स यूज करते हैं, नॉट लाइकली नॉट एसेंशियली अ पनिशमेंट. पनिशमेंट तो जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको ऑलरेडी प्रिजन के अंदर मिल चुकी होती है, राइट. they are getting their punishment. So what we do is we use behavioral techniques to encourage the good behavior and discourage the bad behavior. So reinforce the good behavior and discourage the bad behavior. So with the passage of time we come up with something. इसके अलावा भी हम CBT टेक्निक्स जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की होती हैं वो यूज़ करते हैं. और इसके अलावा भी काफ़ी कुछ ग्रुप सेशंस होते हैं एंगर मैनेजमेंट के लिए, कोपिंग के लिए.
So all of these things जो rehabilitation की activities होती हैं, they actually help that person come out of it eventually. एक और क्वेश्चन है, व्हाट ट्रिगर्स स्प्लिट पर्सनालिटी? स्प्लिट पर्सनालिटी, सो स्प्लिट पर्सनालिटी भी अगेन उसी तरह से है जिस तरह बाकी सारी चीज़ें, उसके अंदर तो मेरा ख्याल है जेनेटिक्स का भी रोल है, उसके अंदर माशरे का भी रोल है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना चीज़ें, आई थिंक स्प्लिट पर्सनालिटी इज़ अ वेरी रेयर थिंग, ये आपको ज़्यादातर मूवीज़ में मिलेगी। रियलिटी में इसके केसेस बहुत थोड़े हैं कि एक शख्स है जो कि स्प्लिट पर्सनालिटी, अगर आपने मूवी देखी हो कि व्हाट इज़ अ स्प्लिट पर्सनालिटी, दो तरह के कैरेक्टर्स वो बंदा प्ले कर रहा हो, सो इट्स मोस्टली हैपेंस इन द मूवीज। रियलिटी में इसके केसेस बहुत कम है, इट्स वेरी रेयर टू फाइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये है तो वो इसी वजह से है कि अगेन जीन्स, सोसाइटल इर्द गिर्द के जो माहौल है, उसके जो साइको सोशल फैक्टर्स हैं, सो दे इम्पैक्ट दैट। Okay, so do we have any other question here? Yes, हम 2-4 क्वेश्चन तोड़ लेते हैं ऑडियंस के, वैसे तो यहाँ पे काफी। हाँ जी, ऑडियंस से एक और क्वेश्चन है कि हाउ इज मीडिया वायलेंस रिलेटेड टू फिजिकल एग्रेशन? Media violence related to physical aggression. So yes, media violence is directly related to physical aggression. जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोगों के अंदर ये कम ट्रिगर करता है, कुछ में ज़्यादा ट्रिगर करता है, बट इफ़ यू कीप ऑन वॉचिंग मूवीज या गेम्स खेलते रहें जिसके अंदर अगेन ऑल काइंड ऑफ वायलेंस इज डिस्प्लेड, देयर आर चांसेस दैट यू विल यू नो अपने इंटरनलाइज करना शुरू कर देते हैं उस चीज़ को, थोड़ा या ज़्यादा। कभी कुछ लोग कम करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, बट what we are doing is कि we are ultimately internalizing those things. जब आप internalize करते हैं, फिर there comes a point when you practice that, right? जो आपका aggression था, let's say कि कोई शख्स है जो कि मीडिया वायलेंस देख रहा है, उसको पसंद ही ऐसी मूवीज हैं या ऐसे ड्रामाज हैं जिसके अंदर वायलेंस दिखाया जाए, राइट? सो जब आप वो देखते रहते हैं तो यू कीप ऑन लर्निंग फ्रॉम दैट, मे नॉट बी एट कॉन्शियस लेवल, इट मे बी एट एन अनकॉन्शियस लेवल, राइट? कि आपने अपने माइंड के अंदर एट द बैक ऑफ योर माइंड, अनकॉन्शियस माइंड जिसका आपको पता भी नहीं है, इट कीप्स ऑन एंटरिंग देयर। फिर व्हेन यू आर इन अ सिचुएशन, जब आपको काफ़ी गुस्सा आ गया है किसी शख्स के ऊपर या किसी बच्चे के ऊपर या किसी के ऊपर, सो फिर दैट प्रैक्टिस एंड ऑल ऑफ दैट लर्निंग कम्स इनटू प्ले। फिर आप उसको प्रैक्टिस कर लेते हो एकदम से, और इट हैपेंस ऑल ऑफ अ सडन, यू डोंट इवन नो कि आपने सीखा कहाँ से था। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि आर क्रिमिनल बॉर्न और मेड? This is a very good question. So criminals are born or made? I think criminals are made for the most part, because मैंने कहा कि साइकोसोशल फैक्टर्स का बहुत अहम रोल है कि व्हाट शेप्स अ क्रिमिनल। इसमें वैसे काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, जो ट्रेड थ्योरी है या जो बायो क्रिमिनोलॉजिस्ट होते हैं, बायो क्रिमिनोलॉजिस्ट, दे बिलीव कि जो क्राइम होता है, जो क्रिमिनल के जो फॉर्मेशन है, इट्स इंटायरली जेनेटिक बेस्ड। But other than that, there are a bunch of theories, there are a bunch of scientists who believe कि जो crime है basically, it is a learned behavior. आप सीखते हैं, you learn and you practice it, ठीक है? और learning कहाँ से होती है? Learning इस तरह से होती है कि if a person is emotionally unstable, उसकी relationships अच्छे नहीं हैं, he doesn't have a stable family system. मैंने देखा है कि जो crime करके बहुत सारे लोग आते हैं, उनकी अगर आप families को probe करें तो यू सी कि उनके या तो पेरेंट्स उनको अप्रोप्रिएट केयर नहीं दे पाए या थे ही नहीं इर्द गिर्द। कई लोग होते हैं जो बिल्कुल अबैंडेंड होते हैं। हमारे पास भी अभी रावलपिंडी में अगर आप बात करें तो काफ़ी सारे एरियाज ऐसे हैं जो जहाँ पे यू फाइंड दिस पीपल जो कि बिल्कुल अबैंडेंड अकेले रह रहे हैं। एक बच्चा लेट्स से 17-18 साल का, वो रहता ही अकेला है, उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, घर से भागा हुआ, कोई नर्चरिंग का कोई सिस्टम नहीं है, उसको ना एक वो दे आर डिप्राइव्ड ऑफ मैनी थिंग्स, राइट? इनसिक्योरिटी है, इनसिक्योरिटीज हैं, डेप्रिवेशंस हैं, सो ऑल ऑफ दीज इनसिक्योरिटीज एंड लैकिंग्स जो चीजें मिस कर रही हैं आपके अंदर, सो दे कीप ऑन पाइलिंग अप, और अल्टीमेटली यू फाइंड एन इंडिविजुअल जो कि क्राइम करता है काफी डिफरेंट टाइप्स के। जी, Mr. Adil, there is another question that are negative rewards more effective than positive rewards, or it depends on the context?
इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, लेकिन मेरे ख्याल में बिकॉज अब जिस तरह से मैं प्रिजन में काम करता हूँ, so प्रिजन्स के अंदर भी हिस्टोरिकली इट वाज थॉट के जो पनिशमेंट्स हैं और नेगेटिव रिवॉर्ड्स हैं दे आर इफेक्टिव. पाकिस्तान के अंदर यू फाइंड थाने के अंदर चले जाएं, किसी ऐसे जगह पे चले जाएं जहाँ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ देम हिस्टोरिकली यूज्ड टू थिंक कि punishment and negatively discouraging a behavior is the only way to change the behavior. So we as psychologists, जब हम लोग induct हुए, so we kind of changed that. We helped them understand कि behavior modification is a science in itself, and if you want to sort of change a person's behavior, so you can do multiple things. You can even reward their good part, the good side and the good behaviors to for them to retain those. So अगर आप किसी शख्स को उसका जो अच्छा बिहेवियर है उसको सिर्फ रिवॉर्ड ही करना शुरू कर दें, तो यू नोटिस इम्प्रूवमेंट्स. और पनिशमेंट, जैसा कि कहा मैंने कि ऑलरेडी एक शख्स जो प्रिजन के अंदर आता है, सो दे आर ऑलरेडी पनिश्ड, राइट. सबसे बड़ी पनिशमेंट तो ये है कि यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ अ बाउंड्री, ठीक है. सो दिस इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज पनिशमेंट. और बाकी चीज़ें, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग्स. आप उसको जिस तरह से काम बंदे को सिखाते हैं, काम बच्चे का बिहेवियर चेंज करते हैं. मैं बच्चे की एग्जांपल बार बार इसलिए देता हूँ क्योंकि आई थिंक ह्यूमंस की जो साइकोलॉजी है दैट इज, और जो बिहेवियर लर्निंग है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम चाइल्डहुड, राइट. एक छोटा सा बच्चा जिस तरह से सीखता है और जिस तरह से काम करता है, इसी तरह से बड़े भी करते हैं. तो इसी तरह से अगर एक बच्चे को आप सिखा सकते हैं एक टॉफी देके, तो इसी तरह से एक बड़े को भी आप सिखा सकते हैं बाय रिवॉर्डिंग इट अप्रोप्रिएटली. मिस्टर आदिल, जैसे कि आप एक प्रिजन साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आपको शायद इस तरह ये ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होगा कि हाउ मच मेंटल केयर फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड टू द क्रिमिनल्स इन द प्रिजन्स. जो पाकिस्तान में जो प्रिजन्स हैं उनको कितनी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं? आई थिंक अप्रोप्रिएट फैसिलिटीज आर अवेलेबल हर प्रिजन के अंदर ऑलमोस्ट. आप देखें अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर, सो देयर आर वेरी फ्यू prisons in Pakistan जहाँ पे अच्छी facilities नहीं हैं. Majority of the prisons now have appropriate facilities. Psychologists are recruited by most of the prisons, और psychiatrists जो होते हैं वो भी उनको visit करते रहते हैं. So appropriate care is provided to them, like medical care. Mental health care is also available to inmates inside prisons. एक लास्ट हम सवाल लेंगे कि why our society has negative attitude towards a criminal. हमारी society. So it is for obvious reasons कि एक शख्स जो कि जिसने लॉ ब्रेक किया हो, या जिसने किसी शख्स को मर्डर किया हो, या जिसने किसी शख्स को रेप किया हो, राइट. So we tend to see them negatively, obviously, because of the crime that they have done, right? Because of their action. At a prison setting, हम generally prisons के अंदर we believe कि जो नफरत है वो जुर्म से की जाए और इंसान से ना की जाए जिसने वो किया. बिकॉज एक्शन को आप बुरा कह सकते हैं लेकिन उस शख्स को बुरा मत कहें. लेकिन एज अ सोसाइटी जब हम देखते हैं, जब अब इट्स वेरी नेचुरल एंड इट्स वेरी कॉमन, जब आप किसी भी शख्स से पूछेंगे कि वो जो बच्ची का मर्डर हुआ था, इफ यू रिमेंबर ज़ैनब, राइट, रेप एंड मर्डर केस, इट्स अ वेरी फेमस केस. सो उसको अगर आप देखें, उसके जो उस बंदे ने मर्डर किया था, सो आर देयर एनी चांसेस कि आप उसको पॉजिटिवली देखें बंदे को, ठीक है. तो बाय डिफॉल्ट जो एक उनकी तरफ से एटीट्यूड है लोगों का, वो नेगेटिव ही है, उनको बड़ा नेगेटिवली देखा जाता है. लेकिन जब हम लोग उनके साथ काम करते हैं ऐसे लोगों के साथ, सो वी टेंड टू कीप अ वेरी न्यूट्रल पर्सपेक्टिव. हम उसको उस तरह से नहीं देखते. द एक्शन दैट दे डिड वाज ऑब्वियसली रॉन्ग, बट वी ट्राई कि हम उनको उस चीज से बाहर निकालें, बिकॉज हमने उसको ट्रीट करना है बंदे को. अगर हम उसको नेगेटिवली जज करना शुरू कर देंगे तो फिर तो ट्रीटमेंट नहीं हो सकता ना. Yes, बिल्कुल. So we try to remain non-judgmental and treat them. एक और हमारे पास क्वेश्चन है कि do criminals change? Yes, criminals do change. There are many examples worldwide जो लोग हैं. और I think the whole purpose of जो prisons है ना, उनको बाहर के मुल्कों में correctional facilities कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि ऐसे इदारे जहाँ पे इस्लाह की जाए, राइट, करेक्शनल फैसिलिटी.
सो इस्लाह वाले इदारे उनको कहा ही इसीलिए जाता है ताकि जो शख्स किसी किस्म का जिसको इस्लाह की ज़रूरत है उसको वहाँ पर भेजा जाए, उसकी इस्लाह की जाए और वो सोसाइटी का दोबारा से करामत हिस्सा बन सके। देयर आर मेनी एग्जांपल्स जो लोग ट्रीट हुए, ट्रीटमेंट के बाद दे हैव बीन एबल टू सक्सेसफुली बिकम अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, उन्होंने अपना अपना रोल प्ले किया है। इवन इनसाइड द प्रिजन्स व्हेन आई सी मैनी पीपल, लोग आप इमेजिन करें पीएचडी तक एजुकेशन कर सकते हैं, करते हैं, एमएस एमफिल, सो इवन इनसाइड अ प्रिजन देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए लर्निंग के लिए, पर्सपेक्टिव से भी और उसके अलावा भी जनरली। सो लोग काफ़ी कुछ सीखते हैं उस बारे में, और जब दे कीप ऑन दे स्टार्ट डूइंग द गुड थिंग्स इन लाइफ एज वेल, और फिर जब वो बाहर आते हैं तो दे कंटिन्यू दैट बिकॉज उनको अपना लेसन मिल चुका होता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। यहाँ पे पर्सनालिटी डिसऑर्डर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर? बोथ आर ऑपोजिट्स। सो नार्सिसिस्टिक जो होता है ना, नार्सिसिज्म बेसिकली इस तरह से है कि एक शख्स जो कि खुद पसंदी का शिकार हो, राइट? खुद पसंदी से मुराद है कि अगेन इन फ्रंट ऑफ द मिरर आई एम द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, आई एम द बेस्ट, राइट? एंटी सोशल जो होता है वो बेसिकली अगेन जिस तरह मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, दे टेंड टू वायलेट द लॉज। उनको आप किसी बाउंड्री में या किसी भी शख्स की डायरेक्शंस जो फॉलो नहीं करते, दे टेंड टू बी दे हैव देयर ओन थिंग्स। कि मैं अब मैंने आपको एग्जांपल दी थी स्टार्टिंग में कि रेड लाइट के ऊपर रुकना है कि नहीं रुकना, सो दे टेंड टू नॉट स्टॉप। दे उनको पता है कि इस शख्स को मारना गलत है तो दे टेंड टू किल, राइट? इसी तरह से किसी जगह पे आपके जो रूल्स हैं दे टेंड टू वायलेट दोज रूल्स, सो दिस इज एंटी सोशल। नार्सिसिस्टिक के अंदर दे टेंड टू सेल्फ इंडल्ज इन सेल्फ लव एंड थिंक दैट दे आर द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ऑडियंस को मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हमारे पास क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम 2 पेजेस पे लाइव हैं तो हम सारों का भी आंसर नहीं कर सकते, लेकिन बाद में सेशन ख़त्म होने के बाद जितने भी कमेंट्स हमारे पास आए हैं हम उन सब के आंसर्स उनको करेंगे। तो टेल दिस। Yes, and if you want to take up 1 or 2 more questions, that is fine too. And if there is any question that has anything that we have not already discussed, please feel free to take that. Sir, एक question है कि what are the environmental factors that triggers personality disorder? So environmental factors that triggers personality disorder. So जी. bunch of them. So काफी सारी चीजें हैं. So एक तो चीज ये होती है कि अगर हम बात करें कि peer influence, जिस तरह मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में, ये बच्चे हैं एक दूसरे को देख के सीखते हैं. पेरेंटिंग इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल थिंग. छोटा सा बच्चा, मैंने आपको बताया था कि 1 ईयर की एज का है, आपने उसको पहला साल क्या अप्रोप्रिएटली उसको प्यार मिला कि नहीं मिला घर वालों से, उसको किसी ने टच किया कि नहीं किया अच्छे तरीके से, राइट? सो उसको कितना ज़्यादा चीज़ें मिली हैं उस हिसाब से. उसके अलावा फिर उसका फैमिली का स्ट्रक्चर क्या है, क्या वो ब्रोकन फैमिली है, क्या पेरेंट्स डू दे लाइक टेंड टू इज देयर एनी डोमेस्टिक वायलेंस गोइंग ऑन एट होम, घर पे कितना ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस है, माँ बाप के दरमियान लड़ाई झगड़ा कितना होता है, फिर क्या वालदेन में से कोई या कोई अंकल या कोई आंटी, इज देयर एनीवन हु इज अब्यूजिंग समवन, क्या घर में सेक्सुअल अब्यूज तो नहीं हो रहा? सो इट्स अ वेरी लेस डिस्कस्ड थिंग, बट इट इज़ अ ट्रू इन द सोसाइटी, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं घर में किसी और बच्चे के साथ में, भी उस बच्चे ने विटनेस किया हो कोई चीज़, सो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. फिर उसके अलावा रिस्क टेकिंग बिहेवियर, जो गैम्बलर्स होते हैं, जो जुआ खेलते हैं, राइट? उनका क्या रोल है, उनका क्या तरीक़ाकार है? सो दैट रिस्क टेकिंग बिहेवियर क्या वालदेन में है? क्या ड्रग्स हैं घर पे? क्या वालदेन या में से कोई भी, या कोई अंकल या कोई बड़ा भाई उसका, या बड़ी बहन, राइट, इज एनीवन अ ड्रग एडिक्ट? सो ये सारी चीज़ें हैं जिससे बेसिकली उस बच्चे को फ़र्क पड़ता है, और किसी भी शख्स की पर्सनालिटी को भी, और उस शख्स के जो ओवरऑल उसकी जो एक सोच है और उसका जो बिहेवियर है उसके ऊपर असर पड़ता है. जी, तो मिस्टर आदिल, आपके लिए एक क्वेश्चन है हमारी ऑडियंस में से, that why did you choose to become a prison psychologist? Isn't it too much of a tough job to deal with these clients? It is a very very challenging job. It's a very tough thing to do.
बट आई थिंक जो इम्पोर्टेंस है, बिकॉज इट्स अ वेरी निगलेक्टेड एरिया, लोग इस पे काम नहीं करते और ज्यादा लोग इस पे काम नहीं करते, बहुत थोड़े से लिमिटेड से लोग हैं। आपको पूरी दुनिया के अंदर इफ यू सी हाउ मेनी फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट एग्जिस्ट, यू कुड नेम देम, बहुत थोड़े हैं। यूएस के अंदर भी बहुत थोड़े, यूके के अंदर बहुत थोड़े। सो इनफैक्ट ये बाहर के मुल्कों की मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ जहाँ पे देयर इज अ लॉट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ दिस प्रोफेशन। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे इसकी एक्नॉलेजमेंट भी एट दिस पॉइंट बहुत कम है। इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क और बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वी आर डिटरमिन्ड कि हम इसको करें और वी सेट एन एग्जांपल, वी सेट द स्टैंडर्ड्स फॉर द पीपल हु आर कमिंग नेक्स्ट एंड वी रेज द स्टैंडर्ड्स देयर कि वो अच्छा काम आगे कर सकें कंटिन्यूस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट कैन गवर्नमेंट स्कूल्स डू इन रिगार्ड ऑफ मीडिया वायलेंस। गवर्नमेंट स्कूल्स की यहाँ बात की गई है। सो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर आई एम नॉट श्योर कि मीडिया वायलेंस दिखाने के रिसोर्सेज भी हैं कि नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत मुश्किल है कि वो एलसीडी को लगी हो जिसके ऊपर आपने मीडिया वायलेंस देखा हो। बट आई थिंक हर लेवल के ऊपर स्कूल्स को भी ये करना चाहिए कि जो बच्चों का मीडिया एक्सपोजर है, आई थिंक दैट नीड्स टू बी फिल्टर्ड। ठीक है, पेरेंट्स के लिए भी ये टास्क है कि वो अपने बच्चों को देखें कि वो किन कौन से चैनल्स देख रहे हैं, किस तरह के प्रोग्राम्स देख रहे हैं। इज इट मोर ऑल ऑफ अ वायलेंस, हर तरफ बस वायलेंस ही वायलेंस है, किस तरह की गेम्स खेल रहे हैं गेम। ठीक है, सो किस तरह के प्रोग्राम्स देख रहे हैं, टीवी के ऊपर किस तरह के चैनल्स देख रहे हैं, किस तरह की गेम्स खेल रहे हैं। सो ऑल ऑफ दिस कंट्रीब्यूट। सो मीडिया वायलेंस जो है उसको, फिर न्यूज़ जो हो गई बाय डिफॉल्ट, आई थिंक बच्चों के लिए इट नीड्स टू बी रिस्ट्रिक्टेड। बच्चों के लिए जरूरी नहीं है कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है या आज किस जगह पर धमाका हुआ या किस जगह पर क्या प्रॉब्लम हुई, राइट। सो गुड न्यूज़ का तो कॉन्सेप्ट ही हमारे पास कम है हमारे मुल्क के अंदर। जो न्यूज़ है बाय डिफॉल्ट इट्स यू सी बैड न्यूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम, which is not good। हमें कुछ अच्छी खबरें भी चलानी चाहिए और आई थिंक दैट्स अ मैसेज फॉर द मीडिया एज वेल। हमारे जो स्कूल्स हैं दे कैन डू के दे कैन इनकरेज देयर किड्स कि उनका एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट बना रहे, उनकी एक रूटीन हो कि उन्होंने होमवर्क भी करना है, उन्होंने देयर इज अ टाइम फॉर टीवी एज वेल एंड देयर इज अ टाइम फॉर ऑल ऑफ दीज प्रोग्राम्स एज वेल। लेकिन दोस प्रोग्राम्स आर आल्सो मॉनिटर्ड कि उसका कंटेंट किस तरह का है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, अर्ली चाइल्डहुड साइंस ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर टेंडेंसीज एंड व्हाट टू डू अबाउट इट। सो मैंने इस तरह कहा कि 2 years की एज के अंदर चिल्ड्रन कैन शो साइकोपैथिक टेंडेंसीज। ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी अलार्मिंग थिंग कि 2 साल का बच्चा, उसकी एज ही कुछ नहीं है, हम तो सोचते ही नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आई थिंक अर्ली साइंस ये भी हैं कि एक बच्चा छोटा सा अगर उसका एनिमल्स के साथ बिहेवियर कैसा है। इमेजिन एक छोटा सा बच्चा, उसने कैट को मर्डर कर दिया। ठीक है, सो व्हाट वुड यू टेक, हाउ वुड यू टेक इट, किसी और जानवर को उसने मार दिया। सो इट्स नॉट नेचुरल कि आप किसी कैट को मर्डर कर दें, राइट। सो इफ यू सी कि किसी बच्चे के अंदर इस तरह की एग्रेशन है या इस तरह की कोई टेंडेंसी है, so that needs to be treated, that needs to be identified number one and then treated, right। कि आप उसको फिर अप्रोप्रिएट तरह से उसको मैनेज करें। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं उसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स व्हाट वी डू इज वी मैनेज देम, सो दैट इज इंपॉर्टेंट कि आप उसको अच्छे तरीके से मैनेज करें। ओके, अब बाकी भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन हम सारे अभी यहाँ पे नहीं पूछ सकते और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। तो इसमें बाकी जो जिसके जो सवाल रह गए वो इंशाल्लाह हम कमेंट सेक्शंस में उसका जवाब देंगे। हम अपने सेशन को एंड करते हैं अब। थैंक यू सो मच मिस्टर आदिल। Thank you so much, sir, taking out time for us. Thank you Nayab, thank you Hira, thank you everyone for Thank you joining. everyone. Allah Hafiz. Allah Thank you. Hafiz.